नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विकास का लेक्चर 3 और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक काफी कुछ जान चुके हैं और आज आखिरी का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हम लोग समझेंगे कि जो हमारे पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है वो किस प्रकार से हम लोगों को मिलती है और किस प्रकार से एक और संस्था ये मापती है कि किसका विकास कैसे होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। एक बार हम विश्व बैंक का देख चुके हैं, आज एक और का देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट। ये मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है ये भी पढ़ेंगे। विकास की धारणीयता क्या होती है, और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वाला टॉपिक है ना, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ लिया है, भूगोल में पढ़ा दिया मैंने आपको ये टॉपिक, बस नाम बदला है यहाँ पे। और फाइनली है मेहनत, महत्वपूर्ण पर्सन। क्यों? क्योंकि मेहनत से मंजिल का सफर है, हमें मेहनत तो कर रहे हैं और फिर मंजिल तक भी हमें पहुंचना है। पर सबसे पहले ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सवाल कमेंट बॉक्स में जवाब दिए उनके बता देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन 3 था उसका आंसर रहा है, कितना रहा है? 8000। ठीक है, और क्वेश्चन 4 का आंसर रहा है 20000। लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क के लिए कि भाई आप इनको सोल्व करना और इनकी औसत आय निकालना, प्रति व्यक्ति आय निकालना। तो वो कितनी आई थी? क्वेश्चन 3 की 8000 आई थी और क्वेश्चन 4 की 20000 आई थी। जिन्होंने भी ये आंसर दिया बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, बहुत अच्छी बात है। अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है सार्वजनिक सुविधाएं। देखियो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हम लोग सबके लिए अवेलेबल करा देना तो ज्यादा अच्छा है। देखो, आज आपके पास कितना ही पैसा हो, अगर आपके पास जितना भी पैसा है ना, सबके पास एक अच्छा पैसा हो, वो हर इंसान डॉक्टर नहीं रख सकता है। ठीक है भाई, हर इंसान डॉक्टर रखेगा मतलब 125 करोड़ लोगों को ही डॉक्टर बना दे हम लोग। 125 करोड़ डॉक्टर बने और 125 करोड़ की आबादी 250 करोड़ लोग हम हो जाए। हम सबके लिए एक एक के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते। ठीक है, हम एक एक के घर पे जाके टीचर नहीं भेज सकते। ऐसी जो चीजें हैं जो हम इंडिविजुअल के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सार्वजनिक सुविधाएं करा देंगे। सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब क्या है? पब्लिक फैसिलिटी, जिनको क्या है? पब्लिक यूज कर सकती है। वो किसी पर्सनल का नहीं है, वो क्या है? पब्लिक का है। हमने सामुदायिक संसाधन पढ़े थे ना, ये सामुदायिक ही है कि जो पब्लिक है, जो पूरा समुदाय है, वो उन फैसिलिटी का, उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब आज जैसे मान लो कोरोना की जो वैक्सीन आई है, वो अब ऐसे मोदी जी थोड़ी बोलेंगे भाई सबके घर जा करके लगाओ, नहीं। हॉस्पिटल बना दिए, सेंटर बना दिए कि इस जगह, इस स्कूल में, इस सेंटर पे, इस हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन लगाओ चाहे कोविशील्ड लगाओ, जो लगवानी है वो लगवा कर आ जाओ। अब वो क्या है, अब एक एक डॉक्टर को हम एक एक के घर पे भेजते, क्या कितना महंगा पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? सार्वजनिक सुविधा कर दी, पब्लिक फैसिलिटी कर दी कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप क्या है लगवा करके आ जाओ। तो सार्वजनिक सुविधा क्या है, कभी कभार बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है, एक तो हमारा खर्चा भी बचता है और सब लोगों को क्या है वो फैसिलिटी मिल जाती है। अब कोई बीमार होगा, हॉस्पिटल खोल दिया, जाओ। सरकारी में जाना है, प्राइवेट में जाना है, जिसमें आपकी इच्छा जाओ, आप जाओ। आपके लिए स्कूल खोल दिया है, ठीक है, आपको सरकारी में जाना है, प्राइवेट में जाना, जाओ। क्यों? अब एक एक के घर पे हम टीचर नहीं भेज सकते, एक एक के घर पे हम लोग डॉक्टर नहीं भेज सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या सार्वजनिक सुविधाएं अपनाई है, सबके लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। ठीक है, हमने बात करी थी नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं का। भाई भौतिक वस्तु में हम लोगों ने पढ़ा सुविधाजनक वस्तुओं से चाहिए, हर चीज घर में होनी चाहिए, भाई टेलीविजन भी हो, एसी भी हो, सब बढ़िया हो। तो सुविधाजनक वस्तुओं में से एक ये भी है कि भाई हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमें अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ फैसिलिटी मिले। ठीक है, तो क्या हो, भौतिक वस्तुओं की हम कितनी उम्मीद करते हैं, भाई हमें अच्छा, सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। पर हर चीज के लिए क्या है, आय, इनकम अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं। सूचक मतलब इंडेक्स जो बताता हो किसी चीज को कि अच्छा है या बेकार। तो आय पूरा कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इनकम है, जो अमीर है वो खुश है, ये बात नहीं है। भाई आज मान लो, ठीक है, कोई एक इंसान का करोड़ों लाखों रुपए हैं, ठीक है, अब करोड़ों लाखों रुपए हैं तो वो क्या हो गया भैया, वो बीमार रहता है, हमेशा बीमार रहता है और वो पैसा उसकी बीमारी पे लगता रहता है। तो किस काम का वो पैसा? ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि भैया भाई वो हलवाई की दुकान है, ठीक है, फिर से वही उदाहरण आ रहा है कि हलवाई की दुकान है, उसके पास भाई बहुत मिठाइयाँ पड़ी है, दुनिया को खिलाता है वो मिठाइयाँ, पर खुद नहीं खाता, बोले भाई डायबिटीज है। तो वो मिठाइयाँ किस काम की? तो इसलिए क्या है, आय है ना, इनकम हमारे लिए जरूरी है, पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर सब कुछ नहीं है पैसा, इससे भी बढ़कर हमारे लिए कुछ होता है। और जो वो चीजें हैं वो हम लोग पब्लिक में प्रोवाइड करा देते हैं, पूरी पब्लिक को दे देते हैं, उसी को हम सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं।
वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध करा देना। सामूहिक रूप से मतलब पूरे समुदाय के लिए, समूह के रूप में पूरे समुदाय के लिए क्या है, हम उपलब्ध करा दें, सबको दे दिया। भाई बोल दिया ना, हॉस्पिटल खोल दिया हमने, जाओ जिसको इलाज करवाना कराओ, गरीब अमीर कोई भी हो जाओ इलाज करो। स्कूल खोल दिया, जाओ वहां पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि बार बार मैं यही कह रहा हूं, ये फैसिलिटी हम एक एक को नहीं दे सकते। आज मान लो मेरे घर में 10 मेंबर है, मेरे घर में 10 मेंबर है, तो क्या 10 डॉक्टर लगाऊं? 10 डॉक्टर लगाए? नहीं लगाएंगे हम लोग। अब हम 10 में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, जाओ हॉस्पिटल है, वहां पे 100 डॉक्टर बैठे, दिखा के, जिसको दिखा के आना है, ठीक है। मेरे घर में 10 मेंबर है, क्या 10 मेंबरों के लिए अलग अलग टीचर घर पे आएगा पढ़ाने? नहीं। स्कूल खोल दिया, जाओ जिसको पढ़ना है पढ़ो। तो हम लोग क्या है, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और हम उनको एक एक को प्रोवाइड नहीं करा सकते, वो हम सार्वजनिक सुविधाओं में प्रोवाइड करा देते। लो भैया और जाओ इनका इस्तेमाल कर लो। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहां स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मौलिक सुविधाएं क्या बोला है? मौलिक, जो बेसिक, जो जरूरत है हमारी, वो सुविधाएं है। भाई देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, बेसिक हमारे पास लिए क्या है? सबसे रकम। रकम क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? ये हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है। भाई हमारा जीवन चलता रहना चाहिए, उसके लिए रकम बहुत जरूरी, रोटी, कपड़ा, मकान बहुत जरूरी है। पर जीवन का विकास करने के लिए, जीवन में प्रगति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, सुधार करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य फैसिलिटी चाहिए। भाई मैं कहता हूं, जो इंसान रोज बीमार पड़ेगा वो क्या काम करेगा? नहीं कर सकता, ठीक है। उसके पास चाहे रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ है, पर जब उसके पास भैया, उसके पास क्या नहीं है? अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। अगर आज आपके सिर में दर्द होगा, आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। आपके पेट में दर्द होगा, आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। आपके और कोई प्रॉब्लम हो गया, पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया होना चाहिए। उसके बाद चलो भाई कोई है, उसको रोटी भी मिल रही, कपड़ा मिल रहा, मकान भी मिल रहा है, पर उसको शिक्षा नहीं मिल रही है। तो भैया शिक्षा नहीं मिल रही तो अपना विकास कैसे करोगे? और शिक्षा नहीं ली आपने तो आपको कोई भी दबाकर चला जाएगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा, कोई भी पागल बना देगा, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी है। केरल की क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है? कम है। अब शिशु मृत्यु दर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 साल से 1 वर्ष में जो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने की जो मृत्यु 1 साल से पहले हो जाती है, 1000 बच्चों में से। तो शिशु मृत्यु दर वहां पर बहुत कम है। तो ये क्या है? ये एक अच्छी सूचक है, ये एक अच्छी बात है केरल की। हमने ये देखा था कि भाई हरियाणा है ना, हरियाणा क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा उनकी इनकम प्रति व्यक्ति आय तो बहुत बढ़िया है, पर वो क्या है, केरल की प्रति व्यक्ति आय कम है, पर यहाँ में शिशु मृत्यु दर कम। तो ये अच्छी बात है कि चलो इनकम तो कोई बात नहीं, हर इंसान को कम मिल रही है, पर फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज वो बहुत अच्छी है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली साविप्र ठीक प्रकार कार्य करती है। अब सवाल ये उठता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या? इसको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये है क्या? समझो इस बात को, बहुत ध्यान से समझना। ये टॉपिक आप लोगों के 9th के थे, ये टॉपिक आप लोगों के 9th के थे, पर आप लोगों ने 9th में पढ़ा नहीं, इसलिए हम आपका अभी इसी में क्लियर करवा देते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? सार्वजनिक, सबको, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है भैया? हमें सबको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने राशन की दुकानें देखी होंगी, ठीक है। राशन की दुकान पे क्या होता है? 2 रुपए किलो में गेहूं दे देते हैं, 3 रुपए किलो में चावल दे देते हैं, 5 रुपए में तेल दे देते हैं, 10 रुपए में और कुछ देते हैं। मतलब जो सामान बाजार में 50 का मिल रहा है, सरकार वो गरीबों को 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में दे रही है। ये क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यही है कि गरीब लोगों को, जिनको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उन लोगों तक क्या है, सरकार पहुंचाए। तो इससे क्या हो रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या हो रहा है? लोगों तक पौष्टिक भोजन मिल रहा है और पौष्टिक भोजन से उनका अच्छा स्वस्थ स्वास्थ्य भी बन रहा है। एक योजना आप लोगों ने सुनी होगी और देखा भी होगा काफी जगह, मिड डे मील। मिड डे मील, इसे हिंदी में तो दोपहर भोजन ही कहते हैं कि भाई दोपहर का भोजन। ये सरकारी स्कूलों में ये योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है। दोपहर का भोजन, मिड डे मील योजना
चलाई जाती है, वहां पे क्या होता है, बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, बढ़िया पौष्टिक भोजन दिया जाता है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा खाए और अच्छा पढ़े, क्योंकि बिना खाली पेट हमसे कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि जब बच्चा खाएगा, उसकी हेल्थ बनेगी, उसका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, उसका दिमाग काम करेगा, तभी वो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तभी क्या होगा, वो देश के लिए कुछ विकास में योगदान दे पाएगा, कुछ काम कर पाएगा, उसका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी वो काम कर पाएगा। इसलिए सरकार ने क्या है, मिड डे मील योजना सरकारी स्कूलों में चलाए कि बच्चों को दोपहर में खाना खिलाओ, पहले स्कूल बुलाओ, फिर पढ़ाओ, फिर खाना खिलाओ, फिर पढ़ाओ। तो इससे क्या है, बच्चे पढ़ेंगे भी और खाएंगे भी। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से ही बेहतर होने की संभावना है। तो अब क्या होता है कि जहां जहां पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, उस राज्य का पोषण स्तर बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, वहां पे लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी, क्योंकि भाई गरीब को भी खाना मिल रहा है, अमीर तो फिर भी खरीद लेता है, भाई आप हो, मैं हूं, अपन मिडिल क्लास लोग हैं, अपन फिर भी जाके खरीद लेंगे। पर क्या है, जो गरीब है, जिसको ये नहीं पता मैं 2 वक्त का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको सरकार कहती है हम देंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है, एक संस्था जारी करती है, उस संस्था का नाम है यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो संस्था जारी करती है। ये किन आधार पर विकास को माप करते हैं कि विकास किन किन आधार पर होता है। हमने विश्व बैंक का पढ़ा था, विश्व बैंक ने आय को आधार बनाया था कि भाई धनी देश, निम्न आय वाला देश, और हमारा भारत तो मध्यम वर्ग में था, जिससे ना तो हमारी इतना था कि भाई बिल्कुल हम गरीबी में आ जाए, या हम इतने भी नहीं थे अमीरी में, तो हम मध्यम वर्ग में थे। तो उस प्रकार से क्या है, विश्व बैंक ने तो सिर्फ और सिर्फ आय को अपना आधार बनाया, पर यूएनडीपी ने क्या है, एक रिपोर्ट जारी करी, कौन सी, मानव विकास रिपोर्ट, कि मानव का विकास कैसे हो रहा है। तो मानव के विकास में किन किन चीजों की जरूरत है, वो भी यूएनडीपी ने बताया है, वो देखते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। अब क्या है, आय को तो मान ही रहे, आय को तो हम लोग मान ही रहे हैं कि भाई आय तो होनी चाहिए, क्योंकि इनकम होगी तो मैं क्या कर लूंगा, अच्छी स्वास्थ्य फैसिलिटी भी ले लूंगा, अच्छी क्या है एजुकेशन फैसिलिटी भी ले लूंगा, शिक्षा स्वास्थ्य मुझे दोनों अच्छा मिल जाएगा। पर उसके साथ साथ क्या है, मानव विकास रिपोर्ट में क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया कि अगर भाई आय भी कम है तो लोगों को क्या स्वास्थ्य मिल रहा है, क्या अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्या अच्छा हॉस्पिटल उनको मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर उनको मिलते हैं। तो इस बात को भी क्या है, विकास में जोड़ा गया कि भाई जिनके पास स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी है वो भी विकास में आ जाएंगे। यूएनडीपी, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी ने जारी करी थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की ही एक क्या है, ब्रांच है, एक ग्रुप है, जिन्होंने क्या है ये रिपोर्ट जारी करी। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के, अभी देशों की तुलना कैसे कर रहे हैं, शैक्षिक स्तर पे, भाई वहां के लोग कितने पढ़े लिखे, भाई मान लो आपकी जितनी भी आबादी उसमें से 90% लोग पढ़े लिखे, और बहुत बढ़िया बात है तो, ठीक है। उनके स्वास्थ्य स्थिति पे, भाई वहां के लोग कितने बीमार होते हैं, ठीक है, उनको कितनी फैसिलिटी मिल रही है, वहां पे कितने हॉस्पिटल्स है, वहां पे कितने डॉक्टर्स है, क्या गरीब को डॉक्टर मिल, आप ये देखो ना हमारे देश में यार कितने राज्यों ने दवाइयां मुफ्त कर रखी है। क्यों कर रखी है, वो इसलिए नहीं कर रखी कि हाँ भाई ठीक है चलो चलने दो कोई बात नहीं देख लेंगे, वो इसलिए कर रखी है कि जिससे कि जो गरीब आदमी है ना उसको दवाएं मुफ्त मिले, उसको स्वास्थ्य मुफ्त में मिल जाए, उसको स्वास्थ्य अच्छा मिले। शिक्षा सरकारी स्कूलों में बिल्कुल ना के बराबर सरकार फीस लेती है, बिल्कुल फ्री में सरकार पढ़ा रही है। क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि उनको शिक्षा अच्छी मिल सके। तो हमारी सरकार इतना काम करती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, आपको शिक्षा सरकार फ्री दे देती है, आपको स्वास्थ्य सरकार फ्री, अब वैक्सीन सरकार फ्री दे रही है ना, लगवाओ। क्यों, क्योंकि हमारे लिए आपका स्वास्थ्य जरूरी है, हमारे लिए आपकी हेल्थ जरूरी है, इसलिए वैक्सीन लगवाओ और स्वस्थ रहो आप लोग। तो शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्तर पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती। तो प्रति व्यक्ति आय तो विश्व बैंक भी अपना रहा था, पर यूएनडीपी ने क्या क्या जोड़ दिया, शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति जोड़ दी। ये रहे डॉक्टर अंकल और ये डॉक्टर मैम, और ये छोटे से बच्चे के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, और ये बोल रहे हैं बेटा कोरोना से बच करके रहना, अभी तो तू आया है नया नया, तुझे पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। HDI के परिकलन के बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया। अब आप पूछोगे सर ये HDI क्या है, तो HDI क्या है भैया, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और हिंदी में से कहते हैं मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। ये क्या है भैया, ये एक इंडेक्स है,
कि भाई इन इन आधार पे हमने क्या है मापा है, और इस इंडेक्स में इस देश का ये स्थान है, ये इस देश का ये स्थान है। हमने देखा था यूएनटीपी किन किन आधार पे नाप रहा है, किन किन आधार पे मेजर कर रहा है, शैक्षिक स्तर अच्छा हो, स्वास्थ्य स्थिति अच्छी हो, और क्या हो, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी हो। उन आधार पे फिर क्या है रैंकिंग दी है, वो रैंकिंग एसडीआई में। तो एसडीआई के परिकलन मतलब जो एसडीआई मतलब जो इन्होंने अपने आधार बनाया, उसके लिए काफी बार सुझाव आया भाई और भी इसमें इंप्रूवमेंट करो, और भी अच्छा करो, ये हटाओ वो हटाओ। परिकलन मतलब उसका जो एनालिसिस करने का, जो मेजर करने का तरीका, उसको बहुत बार सुझाव आए। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए, मतलब काफी नई नई चीजें जोड़ी गई है, भाई ये ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर देते हैं। लेकिन मानव के विकास से पहले ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। भाई ये बोला गया विकास तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, और विकास हमारे लिए क्या है कि एक देश के नागरिकों के साथ क्या होता है। भाई देश का नागरिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के नागरिक के साथ कहीं गलत नहीं होना चाहिए, किसी को ऐसा ना हो स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले, शिक्षा सुविधाएं ना मिले, ठीक है, जो मूलभूत सुविधा है वो ना मिले, वो लोगों को मिलनी चाहिए, वही हमारे लिए विकास। लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है, ठीक है। भाई आपके देश में कितनी फैक्ट्रियां हैं, आपके देश में कितने मॉल है, कितनी बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो देश के नागरिक है उनके साथ क्या होता है, उनका कल्याण मतलब उनका भला हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, उनको अच्छा एजुकेशन मिलता है या नहीं मिलता है। यह आपकी एनसीईआरटी की ही एक टेबल है। इस टेबल में देखो 2017 के कुछ आंकड़े दिखाए गए, भारत और कुछ देशों को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो ये जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार है। देखो सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, तो पूरे देश की जो इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो क्या है, श्रीलंका की है 11,326, भारत की है 6,353, म्यांमार की है 5,567, पाकिस्तान की 5,331, नेपाल 2,471 और बांग्लादेश 3,677। तो सबसे ऊपर तो भैया श्रीलंका है, सबसे ऊपर तो श्रीलंका है, उसके बाद भारत है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर उसके बाद बांग्लादेश और सबसे नीचे नेपाल। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय है वो कम है, और ये राष्ट्रीय आय किस में नापी है, डॉलर में नापी है। 2011 में ही इसको मेजर कर लिया था, 2011 के हिसाब से लिखा है। जन्म के समय संभावित आयु, तो हम लोग क्या एक संभावित आयु होती है हर देश में कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो 65 साल, 70 साल, 60 साल इसके अराउंड जीते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो संभावित आयु कितनी है 2017 के अनुसार, श्रीलंका की 75 वर्ष है, भारत की 68, म्यांमार की 66, पाकिस्तान की 66, नेपाल की 70 और बांग्लादेश की 72। तो देखो सबसे ऊपर तो इसमें फिर से श्रीलंका का रैंक आ गया, फिर बांग्लादेश का आ गया, फिर आ गया नेपाल का, उसके बाद चौथे पे आ गया भारत, और पांचवें पे म्यांमार, और भैया छठे पे तो चला गया पाकिस्तान। यहाँ तो वैसे भी लोग कम ही जी रहे हैं। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष है, उसके अधिक 2017। अब विद्यालय कितने लोग जा रहे हैं वो बात बोले, 10.9%, 6.4, 4.9, 5.2, 4.9, 5.8। तो इसमें फिर से पहले पे श्रीलंका, दूसरे पे भारत, तीसरे पे बांग्लादेश, चौथे पे पाकिस्तान, और फिर पांचवें पे म्यांमार और ये नेपाल, दोनों साथ साथ हैं, 4.9, 4.9 ही है। उसके बाद है विश्व में मानव विकास सूचकांक एसडीआई का क्रमांक। 2016 में जो मानव विकास रिपोर्ट आई उसके अनुसार कौन सा रैंक मिला पूरे देश में, और ये कितने देशों में से हुआ था, 189, ठीक है। 189 देशों में से 190, लगभग 190 देशों में से क्या कराया गया, पूरा देश, पूरी दुनिया का 190 देशों को लिया गया और उसमें से रैंक दिया गया। श्रीलंका को मिला 76 रैंक, भारत को 130, उसके बाद म्यांमार को 148, फिर पाकिस्तान को 150, फिर 149 और 136। तो हमें एक बात यहां से देखने को मिल रही है, वो बात यह है कि हर जगह क्या है, श्रीलंका का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। तो ये चीज क्या दर्शाती है कि श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है, हम लोग पढ़ चुके सत्ता की साझेदार, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, वहां पे हर सुविधा अच्छी है, और हम कहीं जगह देख रहे हैं कि हमसे अच्छी जगह बांग्लादेश खड़ा है, हमसे अच्छी जगह नेपाल खड़ा है, और हम उनसे भी पिछड़े में खड़े हैं। ये दुख की बात है। तो हमें क्या है, सुधार करना पड़ेगा। हम काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें काफी कुछ अच्छा करने की जरूरत है। अभी भी 190 देशों में से 130वीं रैंक आना बुरी बात है। हम लोगों को तो क्या है, टॉप 25 में आना है। कितने में आना है, टॉप 25 में आना है कि हाँ भाई दुनिया का है देश बने तो भारत जैसा। एचडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में एचडीआई सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है।
जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म समय औसत आयु की संभावना दर्शाता है। वो जन्म के समय मैंने आपको बताया ना कितनी औसत आयु रहेगी, इतने 60 साल, 67 साल, 70 साल, इतना लगभग लगभग एक औसत रहता है लोगों का, वो बताते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसको डॉलर में मेजर किया गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह कि हम लोग क्या कंपेयर कर सके। अब भैया अमेरिका और इंडिया को कंपेयर करेंगे तो इंडिया तो रुपया चला रहा है, वो डॉलर चला रहा है, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे? इसलिए हमने सबको क्या डॉलर में लेकर के ही कंपेयर करा। अब आता है विकास की धारणीयता। भैया ये विकास की धारणीयता क्या? और मैंने कहा था ये टॉपिक तो आपने पढ़ा हो, बिल्कुल पढ़ा हो। ये विकास की धारणीयता का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पढ़ा था हमने? सतत पोषणीय विकास। ज्योग्राफी में पढ़ाता या नहीं पढ़ाता? तो विकास की धारणीयता, धारणीयता का मतलब क्या है? धारण करके रखना, धारण करके रखना, अपने पास रखना उस चीज को। तो हम क्या विकास को धारण कर पा रहे हैं? जो हम विकास कर रहे हैं क्या उसको हमारी जो पृथ्वी है वो धारण कर पा रही है? क्या ये पर्यावरण धारण कर पा रहा है? उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है क्या? भाई हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, क्या पर्यावरण एक्सेप्ट कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा है। तो पर्यावरण उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसी चीज को हम लोगों को समझने हैं। विकास की धारणीयता क्या है कि भाई हमारे लिए क्या हो, पर्यावरण के साथ साथ हमारा भी विकास होता रहे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम किसी चीज का इस्तेमाल करें, वही क्या है? विकास की धारणीयता है। वापस बोलिएगा कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करें, वही क्या है? विकास की धारणीयता है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब क्या है? उत्तरार्ध मतलब 20वीं सदी के बाद से। 20वीं सदी के बाद से मतलब 21वीं सदी में भैया। 20वीं सदी के बाद से मतलब 21वीं सदी में। 21वीं सदी से जब आई है तब से ये वो कह रहे हैं कि जो हम विकास कर रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो धारणीय नहीं है भैया, वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उससे पर्यावरण को नुकसान दे रहे हो। उसको धरती एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको पर्यावरण एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उनके लिए धारणीय नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण देखो। अब हम नवीकरण और अनवीकरण बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो नवीकरणीय क्या है? जो वापस बन सकते हो। तो भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर जो जल है, हम जैसे कुआं खोदते हैं, ठीक है, हम लोग हैंडपंप लगाते हैं, तो वो भूमि के अंदर से तो जल आ रहा है। तो जो जल है वो भूमिगत है, वो नवीकरणीय है। पर क्या होगा, बार बार में उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन क्या वो भी खत्म हो जाएगा, फिर उसको बनने में काफी टाइम लगेगा। तो भूमिगत जल जो नवीकरणीय है, तो हम उसको इतना इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि क्या वो एक समय के साथ खत्म हो जाए। गैर नवीकरणीय साधन वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो नवीकरणीय तो क्या है? वापस बन सकते हैं पर समय लगेगा। और गैर नवीकरणीय क्या है? इनके बनने में भी समय लगता है, और एक बार इस्तेमाल कर लिया तो चलो भैया टाटा बाय बाय, खेल खत्म। नए स्रोत भंडारों में वृद्धि करते हैं लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो अब क्या होगा भैया, मान लो आपको कहीं पर पता चल गया और यहाँ पे तो क्या है, खनिज मिल गया। अब खनिज मिल गया, इसने क्या करा, आपको एक नया भंडार उत्पन्न कर दिया, एक नया सोर्स आपको मिल गया, भाई यहाँ पर भी खनिज मिल सकता है। अब क्या होगा, आप उस पर भी लग जाओगे, चल दो, उस खनिज को भी लेने शुरू कर दोगे। फिर एक दिन वो खनिज भी क्या आपके पास खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है भैया, गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन ऐसे जो एक समय के साथ समाप्त हो ही जाएंगे। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लाइनों को दिमाग में उतार लेना। क्या कहते हैं, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि हमने ये जो विश्व है ना, जो हमारी धरती है ना, उसको हमारे पूर्वज मतलब हमारे पिता से, हमारे दादाजी से, उनसे उत्तराधिकार में नहीं लिया है। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है, भाई जो मेरे पापा का घर है वो कल मेरा होगा, जो मेरा घर है वो कल को मेरे बच्चों का होगा। तो उत्तराधिकार क्या है, जो उनका था वो मेरा रहेगा। तो हमने उत्तराधिकार में नहीं लिया है, हमने तो आने वाली पीढ़ियों से उधार मांगा है कि बेटा मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, बेटा मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, जब वापस तू आएगा ना इस दुनिया में तो तेरे लिए छोड़ दूं। तो जब हम किसी से उधार ले रहे हैं ना, तो बेटा उसको लौटाना पड़ता है। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे भी। तो जिससे हम उधार ले रहे हैं, हम उधार बच्चों से ले रहे हैं, तो भैया बच्चे तो आए नहीं है, जब वो आएंगे तो उनको वापस तो देना पड़ेगा ना। हम तो ऊपर ही एग्रीमेंट करके आ गए थे, देख बेटा पहले तू जो तेरे संसाधन है ना मुझे उधार दे दे, फिर जब तू आएगा मैं तुझे लौटा दूंगा। तो हमने बच्चों से उधार लिया है। इसका कहने का मतलब यह है कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचा करके रखना है।
ठीक है, हमने कोई हमारे पूर्वजों से नहीं लिया है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना है, उनको दे करके जाना है। किसी ने खूब कहा है कि भाई हमारे पूर्वजों ने तो क्या है, नदी तालाबों में पानी देखा, फिर हम लोग कुओं में पानी देखने लगे, आज स्थिति आ गई हम टैंकर में पानी देखने लगे, और अब इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि हम लोग पानी की बोतल में देखने लगे। हमारी बहुत बुरी स्थिति हो रही है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। कभी जिस दिन है ना पानी की बोतल बिकना शुरू हुई थी ना, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार पानी की कीमत लगेगी, और आज हवा की कीमत लग चुकी है, सांस की कीमत लग चुकी है। आपने देखा है लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि विकास की धारणीयता बहुत जरूरी है। हम लोगों को चीज को बचा कर रखना है, हमें इस पर्यावरण को बचा कर रखना है। नहीं, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारी धरती के जो लोग हैं ना, मानव है, खून के आंसू रोएंगे, बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं, पर फिर भी हम पेड़ काट देते हैं, हम पौधा नहीं लगाते, हम पानी को बचाते नहीं है। ये बहुत दुख की बात है, पर इसे बदलाव लाना होगा। और बदलाव कौन लाएगा? ये जो मेरे लोग बच्चे हैं ना, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये लोग बदलाव लाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, ये एक क्षेत्र या देश का विषय नहीं रह गया। अब देखो, अब क्या बात है, मेरी बात सुन भाई। मान लो झारखंड वाले हैं, झारखंड वालों ने क्या करा, सारे खनिज सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, पूरा जंगल काट दिया, सब कुछ कर दिया, अपना तो बहुत बढ़िया विकास कर लिया। बिहार वालों ने भी यही कर दिया, ठीक है, ऐसे करके 3-4 राज्यों ने कर दिया। अब उससे जो आपदा खड़ी होगी, जो परेशानी खड़ी होगी, वो झारखंड या बिहार वालों के पास नहीं आएगी, वो पूरे देश के पास आएगी। वो क्या होगा, पूरे देश के पास ही आएगी। भाई सांस की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, वो पूरा देश देखेगा, वो पूरा विश्व देखेगा। तो क्या होता है, जब पर्यावरण में जो गिरावट आती है ना, उसका परिणाम है ना, एक इंसान को, एक जिले को, एक राज्य को, एक देश को नहीं देखना पड़ता। वो भेदभाव नहीं करता है। कौन? परिणाम, जो रिजल्ट है, वो भेदभाव नहीं करता है। वो तो ये देखता है, बस मुझे तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, मैं इनको बर्बाद करके ही जाऊंगा। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। यह बात हमेशा याद रखना कि विकास या प्रगति का जो सवाल है, विकास का मतलब क्या है? प्रोग्रेस होना, और प्रोग्रेस का क्वेश्चन हमेशा चलता रहेगा। यह हमेशा एक मुद्दा रहेगा, एक इशू रहेगा कि कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए, और कितना हम लोग कर रहे हैं, और उस विकास में क्या धारणीयता है या नहीं। तो ये विकास एक हमेशा चलने वाला क्वेश्चन है, प्रगतिशील क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कभी बंद नहीं कर सकते। आज जिस चीज को हम विकास मान रहे हैं, हो सकता है आने वाले 10 साल 20 साल के बाद की जो पीढ़ी है वो उसको विकास ना माने। जिसको हम विकास मानते हैं, हो सकता है आप उसको विकास ना मानो, क्योंकि विकास समय के साथ बदलता रहेगा। और जब जब ये बदलेगा, जब जब हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा होगा। ये देखो, ये एक आपको तस्वीर दिखाई गई है, आपकी एनसीईआरटी की ही तस्वीर है, इसको ध्यान से देखिएगा। भाई पहले पानी का स्तर यहाँ पे, फिर यहां पे, और आज तो ये हालत हो चुकी, जो आंटी की बकेट है ना, ये भी पानी तक नहीं पहुंच रही। बिल्कुल पानी नीचे जा चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो ध्यान दिया ही नहीं भैया। तो ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत बुरी बात है। अब ये भैया ये आ गए, अब ये भाई सिर पकड़ के बैठ गए। अब आप सिर कब पकड़ते हो? जल्दी से बताओ, कब पकड़ते हो? अब आप सिर पकड़ते हो भैया एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर आते हैं। भाई पढ़ा तो बहुत कुछ है, पढ़ा भी अच्छे से था, पर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। तो अब वही क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। आप इनको पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। पहली बात तो भैया, ये जो कथन है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। पहली बात तो ये जो कथन है ना, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। तो गांधी जी को नमन करो और इस कथन का जवाब दो। उन्होंने ये बात कही है कि भाई क्या हो रहा है कि हम सबकी जरूरतों को तो पूरा कर सकते हैं, पर किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो भैया संसाधन एवं विकास में हम लोग क्या पढ़ करके आए? हम यही तो पढ़ करके आए हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हम सबकी नीड को पूरा कर सकते हैं, पर वांट को हम पूरा नहीं कर सकते। और देश में अगर किसी भी चीज का उत्पादन होता है तो किसके लिए होता है? जरूरत के लिए होता है, आवश्यकता के लिए होता है। वो किसी की इच्छाओं के लिए नहीं होता है, ठीक है। वो किसी की इच्छाओं के लिए नहीं होता है। इन्होंने विकास को लेकर के, प्रासंगिक मतलब विकास के संदर्भ में, विकास को जोड़ते हुए आप इस बात को समझाओ। तो भाई विकास को जोड़ते हुए ही तो समझा रहे हम। भाई आप सारा इस्तेमाल करके एक दिन विकास कर लोगे, फिर वो समय के साथ तो विकास बदलेगा। प्रगतिशील सवाल है, मैंने अभी बोला है, वो तो बदलेगा भैया। तो जब वो बदलेगा ना,
तब कहां से विकास कर लोगे? संसाधन तो खत्म कर दिए, क्योंकि संसाधन के बिना विकास होगा नहीं। तो इसका आप आंसर लिखिएगा। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भाई अब वापस घूम फिर के वही सवाल पूछ लिया। धारणीयता, जो धारण करने की शक्ति, जो सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीय विकास है, वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण? भाई उसने बोला पर्यावरण को बचाना विकास के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई पर्यावरण से हमें संसाधन मिल रहे हैं, आधार है हमारा पर्यावरण। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं लगा करके काम करते हैं, पर आधार तो हमें प्रकृति है, पर्यावरण से ही तो सब कुछ मिलता है। तो वो नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे? और जब संसाधन को एक बार इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे, फिर आगे विकास कैसे करेंगे? तो सारा जो खेल है वो किस पे टिका हुआ? धारणीयता पे टिका हुआ है। और अगर आज हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे, मेरा सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे काजू कतलियों, मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाली जनरेशन किन चीजों का इस्तेमाल करेगी? फिर वो क्या करेंगी? और वो फिर हम लोगों को दोष देंगे कि यार हमारे पूर्वज ऐसा काम कर गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो विकास, जो धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब तक पर्यावरण रहेगा हम हमारी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और आने वालों की जरूरतों को भी समझकर काम करेंगे। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो भैया विश्व बैंक तो सिर्फ और सिर्फ आय को आधार मान रहा था, और यूएनडीपी तो भैया शैक्षिक स्तर भी देख रहा है, स्वास्थ्य स्थिति भी देख रहा है, और प्रति व्यक्ति आय भी देख रहा है। तो इसी के साथ भैया आज का हमारा वीडियो लेक्चर और चैप्टर 1 विकास का जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और बच्चों प्लीज 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 रिसोर्सेज को संभाल करके इस्तेमाल करो, उनका यूज करो, क्योंकि वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। धारणीयता रखना जरूरी है, ठीक है? और अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, और आपके अपने परिवार को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।